हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। क्या शुरू करने वाले हैं हम? ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में जितने भी टॉपिक हैं, हम सभी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो भी थ्योरम बताया जाएगा उस सब का हम प्रूफ भी करेंगे, ताकि जो बच्चे यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई ओपन यूनिवर्सिटी हो, उसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए हेल्पफुल रहे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे IIT जैम, CSR नेट, गेट, इस सब का जो PYQ होगा उससे, और यूनिवर्सिटी का जो PYQ होगा उस सब को, जिस टॉपिक पे जहाँ क्वेश्चन आ रहा है उस सब को हम साथ लेके चलेंगे। ग्रुप थ्योरी का हो सकता है लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सबका PYQ देखना है हमें, यूनिवर्सिटी का भी और एग्जाम का, IIT जैम एग्जाम का। तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन हाँ, आप ये एक बार पूरा पढ़ लोगे तो आप ग्रुप थ्योरी की कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम सही होगा। ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या इसमें हमें पढ़ने की जरूरत है, किस किस चीज़ की हमें जरूरत है। पहला हमारा वर्क भी, ठीक है, हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी के बारे में जानना। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी इसमें इंग्लिश में हम बात करेंगे। इन जेड, इसका क्या मतलब है? डिविजिबिलिटी इन जेड का क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए कोई 30 नंबर है, इस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2, 5। लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि 7 इसको डिवाइड करता है। ऐसा क्यों? हुँ? आप ये नहीं कहते कि 7 इसको डिवाइड कर। हम बचपन से ये तो पढ़ते आए हैं कि डिवीजन में आप देखो कौन किसके टेबल में आ रहा है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना डिवीजन। लेकिन डिवाइड का अपना एक डेफिनेशन है। हम उस डेफिनेशन को देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए, थिंक करके क्वेश्चन है, सोचना है इस पे जरूर कि 0 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। 0 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पहले डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन अपना क्या है वो देखते हैं, ठीक। मान लीजिए लेट ए कोमा बी बिलोंग टू, इंटीजर है, ए बी कोई सा, ठीक है। और ए जो हमारा वो क्या है, नॉन जीरो, ठीक। उसके बाद वी से दैट, वी से दैट ए डिवाइड्स बी, डिवीजन वाले, ए डिवाइड्स बी इफ there exist, if there exist an integer, c such that b is equal to ac। और हम इसको कैसे लिखते हैं? we write this as a divides b, ठीक है। हम इसको लिखते हैं ऐसे, a डिवाइड्स b। और अगर a डिवाइड b को नहीं करता तो उसका नोटेशन कैसा होता है? a डज नॉट डिवाइड। अब देखने वाली बात ये है, हम इसको पढ़ क्यों? हम अभी तक डिवीजन जानते थे, हम इस डेफिनेशन को नहीं जानते थे, ठीक। तो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें इस तरह की चीजें पूछ लिया जाता है। हालांकि रिंग थ्योरी में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी सब कुछ करेंगे, तो उसका इसमें आपको उस जगह पे हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी प्री रिक्विजिट में है, जो हम यूज करेंगे ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी में भी इसका यूज है, हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते
नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारा? लिस्ट एलिमेंट क्या होता है? चलिए वो समझते हैं। मान लीजिए लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट हुआ ऑफ जेड एंड एलिमेंट कोई सा भी हो उसमें, एलिमेंट ए जो कि होगा इस एस सेट से, ठीक है, इज कॉल्ड अ लीस्ट एलिमेंट, कॉल्ड अ लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस इफ ये ए है ना, ए लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग टू एस, मतलब इस सेट में, इस एस सेट में जो ये ए है, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हैं उस सबसे ही छोटा होगा या फिर उसके बराबर, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये ए लिस्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे लिस्ट एलिमेंट आप मुझे बता सकते हो नेचुरल नंबर में कौन सा होगा? नेचुरल नंबर का लिस्ट एलिमेंट होता है 1। अब वही क्वेश्चन अगर मैं जेड में पूछ दूं इंटीजर का क्या होता है, इंटीजर का लिस्ट एलिमेंट क्या होता है? तो जेड हैज नो लिस्ट एलिमेंट, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इसका लिस्ट एलिमेंट के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक। और हम ये बात जानते हैं कि मैथ्स में आपने अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा है उसमें अधिकांश एक दो वर्ड यूज होता है, एलिमेंट से ही शुरू होता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इस वर्ड के बारे में आप देखते होंगे, इस वर्ड को सुनते आ रहे होंगे क्या होता है, इसका यूज हम करते कैसे हैं। जब हायर मैथमेटिक्स में आए ना तो वहां पे एक डेफिनेशन आया जिसका नाम आया वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग, ठीक है। ये क्या कहता है, ये भी लिस्ट एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कि एवरी नन एम्प्टी, एवरी नन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर का ही लिस्ट एलिमेंट है, इसे हम नेचुरल नंबर के सबसेट की बात करेंगे हैज अ लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, हैज अ लिस्ट एलिमेंट। इसकी इक्विवेलेंट कंडीशन और होता है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है, इसको और लिख के मैं लिख देता हूँ कि एवरी नन एम्प्टी एवरी नन एम्प्टी सबसेट ऑफ, इसी नेचुरल नंबर जो है ना इसके साथ हम यूनियन में लेते हैं सिंगल प्रिंसिपल, हैज अ लिस्ट एलिमेंट। ये दो डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट है, प्रूफ करो आसानी से हो जाएगा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। और कहीं कहीं पे इसको मैथमेटिकल वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने इसका यूज बहुत बार किया होगा पीएमआई का। अब पीएमआई में एक चीज और है कि पीएमआई के डेफिनेशन में काफी कंफ्यूजन होते हैं, बच्चे कहते हैं कि कभी कोई सा डेफिनेशन यूज हो रहा है, कभी कोई सा डेफिनेशन यूज हो जाता है। उसमें ये कंफ्यूजन होता है कि पीएमआई का ओरिजिनल डेफिनेशन है क्या। तो पीएमआई के बहुत सारे डेफिनेशन है, जो मेन 5 डेफिनेशन है जो यूज होता है अधिकांश जगह, मैं वो बता देता हूँ वो पहले, ठीक है। तो पीएमआई के 5 डेफिनेशन है, उस 5 डेफिनेशन को हम लिखेंगे। उसके बाद आगे जब भी मैं कोई थ्योरम को प्रूफ करूंगा और अगर उसमें पीएमआई यूज हो रहा हो तो इसी 5 डेफिनेशन से कोई ना कोई डेफिनेशन में उठा लूंगा। ये पांचों पांचों इक्वेलिटी प्रूफ करोगे सब आपस में हो जाता है, ठीक है। आप एक याद करोगे, आपको थोड़ा सा दिखेगा कि क्या डिफरेंस है, उससे पांचों याद हो जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। ठीक है, क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। कोई सेट ऐसा है, लेट एस सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर। ठीक, सच दैट, डेफिनेशन पहला है या फिर थ्योरम आप कह सकते हैं, लेट एस सबसेट नेचुरल नंबर सच दैट। पहली कंडीशन क्या है, वन बिलोंग टू एंड whenever k बिलोंग टू एस, देन हम दिखाएंगे k प्लस वन जो है बिलोंग कर रहे हैं एस में, देन ये सेट नेचुरल नंबर को खोला। ठीक, तो ये हमारा है पहला जो बेसिक सा है। हम कहते हैं ना, एक को हम मान के चलते हैं, आगे हम एक को हम अगर दिखाते हैं कि एक पे हो रहा है तो क्या तो हो रहा है, फिर हम के प्लस वन को दिखाते हैं तो उससे पूरा है। ऐसे पीएमआई यूज करते हैं। ठीक, तो दूसरा डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसी का एक्सटेंशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब मान लो नेचुरल नंबर में अब मैं यूनियन जीरो ले लूँ, ठीक है, और उसका एक नोटेशन कर दूं कि एन नोट अगर इसमें है तो फिर क्या, सेम ये कैसे, लेट एस सबसेट है नेचुरल नंबर का सच दैट। पहला क्या है, एन नॉट बिलोंग टू एस एंड सेम चीज वेन एवर के बिलोंग टू एस, के प्लस वन बिलोंग टू एस, देन सेट के फॉर्म में लिख देंगे इसको कि जब भी एफ आप कोई एन लोगे नेचुरल नंबर से तो ये एन जो होगा इससे इक्वल या इससे बड़ा। सेम चीज है, ये दोनों सेम ही, लिखने का अलग अलग तरीका है, क्योंकि जब हम थ्योरम प्रूफ करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कौन सा सेट है, उस सेट में कैसे एलिमेंट दिख रहे हैं। जैसे एलिमेंट दिख रहे थे वैसे डेफिनेशन हम उसका उठा और वो पीएमआई यूज। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या। थर्ड जो है सेम है, हम बस क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। देखो क्या, लेट सब लेट हम नेचुरल नंबर के सबसे सच दैट पहला से एन नोट अगर आया किसी एस सेट से, एंड दूसरा वेन एवर एम बिलोंग कर रहा है एस, ठीक है, और फॉर ऑल एन नॉट लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन होगा के, देन के जो होगा वो बिलोंग करेगा एस में, देन के बिलोंग कर रहा है एस में, तो फिर वही सेट सेम लिखेंगे, देन एस किसके इक्वल होगा नेचुरल नंबर के, तो कैसे लिखेंगे एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। ये दो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन हो गए हमारे। देखते हैं फोर्थ डेफिनेशन क्या है। फोर्थ डेफिनेशन जो है उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम जो एन नॉट ले रहे थे ना, हम उसी पे पी ऑफ एन नॉट लें। पी ऑफ एन क्या है यहाँ पे, वो भी हम देखते हैं। लेट पी ऑफ एन बी अ प्रेडिकेट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, हाँ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही तो है एन सच दैट। पहला कंडीशन, P of n naught is true statement for some n naught belong to, ठीक है, for some n naught belong to natural number।
अगर यहाँ से कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए किसी भी नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है, उसके बाद पूरे पूरे अगर सब ट्रू हो जाए तो फिर हम कह देते हैं पूरा नेचुरल नंबर के बराबर है। ठीक है, तो पूरे फॉर ऑल एन के लिए बराबर ऐसे ही होता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेम है जो है, मान लीजिए किसी भी एन नोट से शुरू हुआ, उसके आगे का हम चेक करेंगे। तो दूसरा वेन एवर P of k is true, if k is true for some k belong to natural number और k हमारा ऑब्वियसली n नॉट से बड़ा होना चाहिए, देन P of k plus 1 is true। तो फिर क्या हो गया, पूरे पूरे P of n जो है वो, देन क्या होगा, P of n is true for all n। लेकिन ये n कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n। सेम कंडीशन है, बस इसमें हमने क्या देखा है कि हो सकता है कि शुरू में कुछ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं ना कि कुछ के अलग वैल्यू रहे, उसके बाद निरंतर एक ही वैल्यू को कन्वर्ज कर देते हैं, कहते हैं कन्वर्जेंट है, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी ये है कि अगर मान लीजिए आपको एन नोट 10 है, ठीक है, 10 ले लिया आपने, 10 से ऊपर जो है वो सब स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस जगह पे उस पॉइंट पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ डेफिनेशन भी वैसा ही, वहां पे जो ये कंडीशन था ना, बस आप इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो सेम हमारा फिफ्थ डेफिनेशन। ठीक, आई होप आपको ये पीएमआई का 5 जो डेफिनेशन है वो समझ आ गया होगा कि ये 5 डेफिनेशन काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो हम उसको देखेंगे आगे जो जो थ्योरम हम करेंगे। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आ जाता है स्टेटमेंट प्रूफ, कौन सा है, डिविजन है वो। क्या है डिवीजन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, लेट ए कोमा बी बिलोंग टू जेड, बी हमारा क्या है पॉजिटिव, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक then there exists unique integer q comma r such that a is equal to qb plus r where 0 लेस देन करवा लेते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, तो अगर इसमें इक्वल आ गया मान लो तो फिर तो यहाँ पे क्यू कुछ और नंबर आएगा, क्यू प्लस 1 कह सकते हैं क्योंकि वो भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ये तो हमारा स्टेटमेंट था। ठीक, इसका प्रूफ क्या होगा वो देखते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट प्रूफ डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसके अकॉर्डिंग पहले इसके प्रूफ देख लेते हैं, समझ लेते हैं प्रूफ काम कैसे, बहुत आसान सा प्रूफ है, पीएमआई यूज करके सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो ए हमारा कैसा है, इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, तो ए की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 की इक्वल आएगी या फिर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमें 3 केस तो बनाना पड़ेगा। केस 1, इसमें हमें क्या लेना होगा, ए इक्वल टू 0 वाला, अगर ए 0 है, ए अगर 0 है तो बी लेकिन हमारा पॉजिटिव है, ए तो हमारा 0 है, बी पॉजिटिव है, तो हमें इस साइड भी 0 करना पड़ेगा। तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, कह रहा है क्यू और इंटीजर हो सकते हैं, क्यू और आर जो है वो इंटीजर हो सकता है, क्यू को भी 0 ले लो, आर को भी 0 ले लो।
मतलब अगर 0 इंटू बी प्लस 0 लिखूंगा तभी तो 0 होगा, तभी ए 0 होगा। तो क्यू और आर जो है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा कुछ। उसके बाद हम यूनिकनेस दिखाएंगे, जहां पे हम ये कहेंगे कि भाई 0 ही हो सकता है यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आएगा। हालांकि दिख रहा है हमें, लेकिन हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर ए इक्वल टू 0 होगा तो देन हम क्या कर रहे हैं, टेक q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू qb प्लस, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, केस 1 तो सेटिस्फाई कर गया, एग्जिस्टेंस तो हम दिखा दिया कि यहाँ एग्जिस्ट कर। अब केस 2 में देखते हैं क्या रहता है। केस 2 हम ले रहे हैं कि ए हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब ए पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, हम देखें, हम यहाँ पे PMI यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए कोई n ले लेते हैं 4, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेट p ऑफ n क्या था, प्रीडिकेट बी दी और p ऑफ n है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर दैट जो n है ना हमारा, इसको हम लिखेंगे क्यू बी प्लस, फोर सम पहले था वो फोर सम क्यू कॉमा आर जो है ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है कि पी ऑफ एन जो है वो ट्रू हो फॉर ऑल एन के, हमारा ये टारगेट। तो सबसे पहले हमें ये दिखना पड़ेगा कि पी ऑफ वन जो है ट्रू है या नहीं है। पी ऑफ वन, अगर हम पी ऑफ वन को टारगेट करें तो एन जो है क्या लिख वन, तो वन ट्रू होने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, बी कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो बी 0 हो सकता है, तो बी को हमें 1 लेना पड़ेगा। पहले मैं दिखा रहे हैं, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स शो कर देंगे बोलेगा यही अपने पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। बी इज टू 1 और क्यू वो इंटर होता है तो क्यू 1 और आर इज टू 0 बने, एन इज टू 1 इंटू 1 प्लस 0 इज टू 1, हमें 1 दिखाना था, तो बी इज टू 1 के लिए तो ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बी हमारा पॉजिटिव बड़ा देन बच्चे को 0 ले होगा, हमारा क्या होगा, ये 0 है और ये आर 1 होगा, फिर हमारा एन क्या होगा 1, ठीक है। तो आप भी या तो 1 को या फिर 1 से बड़ा रखें, हमारा क्या होगा, ये हमारे ट्रू हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सो इन एवरी केस, सो एवरी केस ऑफ greater than equal to 1 p of 1 is true. P of 1 is true. तो हम मान सकते हैं नाउ p of k में ट्रू ही होगा, is true for some, तो for some k भी होंगे नेचुरल और k given to true, क्योंकि हम 1 पे तो दिखा दिए, ठीक है। तो दैट्स k greater than equal to 2 के लिए हमें करना है और k minus 1 के लिए ट्रू है, तो n हमारा क्या है यहाँ पे k minus 1, तो हम इसको लिख सकते हैं k minus 1 इज इक्वल टू q1 नोटेशन नोट करोगे, q अलग है वाला से, ठीक है, q1 प्लस 1 इंटू r1, ठीक है। कंडीशन वही है जो q1 r1 जो है वो z से है और 0 लेस देन भी है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा q1b और ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो r1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से पास कंडीशन पे क्या आ रहा है, बिग पास का क्या कंडीशन, आर प्लस 1 जो है ये बी को इक्वल नहीं आएगा, अगर इक्वल आएगा तो क्या होगा, उससे छोटा तो क्या होगा, ये दो कंडीशन बन रहा है, तो देयरफॉर ई इज इक्वल, कंडीशन हमारे बनेगा e1 b प्लस r1 प्लस 1 ही रहेगा जब ये छोटा है, r1 प्लस अगर ये b से छोटा होगा, लेकिन अगर ये b आ गया r1, अगर ये b के इक्वल तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q1 प्लस
क्योंकि ये तो और उसमें डिवाइड करेगा, प्लस ये तो जीरो, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं, सोच रहे हैं कि हमारे सोच पी ऑफ की तो जो हम यहाँ यूज किया था उसके अकॉर्डिंग पी ऑफ की आपको डिफिनेशन लिखना है यहाँ पे ऐसे करके वो स्टेट करना और फिर दस पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन नो, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, केस ये अगर ताकि लेस देन होगा तब क्या, कुछ नहीं होगा, जो ये माइनस है उसके साथ माइनस लगा देंगे। तो आप रेफर करते इसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट बात लिख सकते हैं कि माइनस ए है, ठीक है। अगर ए लेस देन जो है तो माइनस ए जो है तो ग्रेटर देन होगा ना, ठीक। अब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ उस पे, तो जहाँ पे ए था वो ए सब माइनस ए क्यू वन यूज कर रहे हैं, क्यू डैश बी आर डैश वाई और सम यू डैश आर डैश बिलोंग टू दैट आर डैश इक्वल टू ठीक। तो ए किसके इक्वल होगा हमारा, माइनस टू क्यू वन होगा डैश होगा माइनस डैश टू बी और यहाँ होगा माइनस क्यू डैश माइनस बी माइनस वन बी कॉमन बी प्लस बी माइनस आर डैश ए लेस देन, हमने इसे कर दिया इसको, तो यहाँ सारा क्या करते हैं ये भी हो गया बस ए इक्वल टू 2 हाँ ठीक। क्या था फॉर ऑल ए दैट एग्जिस्ट हमें सॉरी एग्जिस्ट हो रहा है कोई सारी केस में, बाहर की सही लैंग्वेज में अगर सही लैंग्वेज में सुना है और समझ के याद करना पड़ता है, हाँ इसे याद करना पड़ेगा, वो बात आप लिख लो कि यहाँ डेफिनेशन याद है, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करो तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिकनेस, अगर हम अब यूनिकनेस देखते हैं तो हम क्यू और आर तो गिवन है, ठीक है। एक और सपोज क्यू डैश कॉमा आर डैश एक हमारे पास है तो क्यू बी प्लस आर एंड दूसरा भी हमारे पास आ गया ए क्यू डैश बी। ये कहते हैं कि अगर यूनिक क्यू और आर पे नहीं बनाते तो ये आर डैश होता है होगा, ठीक। कैसे वेयर जो वाले बी ऑपरेटर बी सेम कंडीशन, ठीक। उसके बाद मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ए माइनस ए तो जीरो हो गया, तो ये होगा क्यू माइनस प्लस इनटू बी प्लस आर माइनस इसको ऐसा लिखा है आर माइनस आर इक्वल टू माइनस होगा तो इसको से करता है माइनस माइनस, ठीक। अब आर माइनस आर डैश अगर इसे माइनस के इक्वल में है तो इसका मतलब क्या है, ये बी है उसको डिवाइड रहा होगा, क्लियर डिवाइड डेफिनेशन में है, अभी जो मैंने डेफिनेशन था डिवाइड उसमें ही था ए एग्जिस्ट से यहां पे मिल गया हमें क्यू और डैश क्यू जो बी है डिवाइड कर रहा है आर माइनस आर, लेकिन हम जानते हैं बट आर रीजन भी है, देखो आर प्राइस आर की है आर माइनस आर लेस देन बी लिखा है तो ये बी कैसे स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है उसके पास, तो दस ओनली पॉसिबिलिटी the only possibility is r minus जीरो, अगर ये जीरो हो जाए तो यहाँ से आ गया आर इसको, अब r माइनस आर इक्वल टू जीरो ये हट गया तो ये भी जीरो होगा तो q डैश माइनस q इक्वल टू जीरो तो q इक्वल टू तो q यूनिकनेस तो क्या हो गया q डैश r इक्वल टू r डैश एंड q